नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार आज द हिंदी प्लस वेब चैनल के फेसबुक पेज से लाइव हूँ। साथियों, हम लोग अभी कोरोना वायरस के संकट के कारण अपने अपने घरों में बंद हैं और तमाम तरह की हमारी गतिविधियाँ रुकी हुई हैं। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि द हिंदी प्लस ऐसे साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों को अपने फेसबुक पेज या जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को साहित्यिक, समसामयिक, राजनीतिक, लेखकीय गतिविधियों से परिचय कराएं। द हिंदी प्लस एक ऐसा वेब पोर्टल है जो कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की मुहिम में यह द हिंदी प्लस लगा हुआ है। साथियों, हम लोगों ने द हिंदी प्लस चैनल के माध्यम से हिंदी के साथ साथ भारत के तमाम भाषाओं के विद्वानों को हम लोग एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। हम उन लेखकों को, उन बुद्धिजीवियों को भी मौका देंगे जिनको भारत का जो मुख्य धारा की मीडिया है उसमें उन्हें मौका नहीं मिलता। कोरोना वायरस के संकट की इस घड़ी में हम लोग अधिक से अधिक सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग हम लोग अपने अपने घरों में रहकर ही लड़ सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने अपने घरों में कोरोना संकट के इस घड़ी में रहें। और आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे द हिंदी प्लस वेब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी प्रमुख मुद्दे पर, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो भी हम आपको मौका देंगे। इसी कड़ी में आज मैं अरुण कुमार आपके साथ मैला आंचल उपन्यास पर बात करने के लिए आपके समक्ष हूँ। साथियों, हम जानते हैं कि ये कोरोना संकट एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर आया है, लेकिन बिहार की अगर बात करें, जिसे पृष्ठभूमि बनाकर फणीश्वर नाथ रेणु ने आज़ादी के बाद मैला आंचल उपन्यास लिखा था। यह एक कालजयी उपन्यास है और मैला आंचल के बारे में यह माना जाता है कि रेणु ने आज़ादी के बाद के भारत में जन्म ले रहे उन तत्वों को बहुत पहले पहचान लिया था जो तत्व बाद में चलकर और स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। रेणु इसमें बिहार की बीमारियों, बिहार में महामारी और बिहार में जो लोगों की जो जिजीविका है, लोगों के जो रोगों के खिलाफ जो एक उनकी अपनी मानसिकता है, उसके खिलाफ लोगों का संघर्ष रेणु ने बहुत करीब से देखा था। मैला आंचल में रेणु बहुत अच्छी तरह से उसका चित्रण करते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज भी लगभग आज़ादी आज भी 50, 60, 70 सालों के बाद वे पंक्तियाँ प्रासंगिक रूप से दिखाई देती हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या अभी भी बहुत कम है। जितने भी जांच भेजे जा रहे हैं, जो जांच हो रही हैं, उनके रिपोर्ट भी निगेटिव आ जा रहे हैं। आज प्रभात खबर ने अपने प्रथम जो मुख्य पृष्ठ पर इस खबर को लिखा है कि कोरोना के 8 और मरीज डिस्चार्ज, अब तक 27 स्वस्थ होकर घर लौटे। बिहार में कोरोना के अब 64 मरीज मिले हैं, जिसमें एक ही जिले सिवान से 29 मरीज हैं और उन 29 मरीजों में अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में 30 और मरीज हैं। उसमें
कि जितने भी उसमें 27 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर लौट गए हैं। साथियों, एक और रिपोर्ट जो मुख्यधारा की मीडिया ने प्रकाशित किया, उसमें ये लिखा कि भले ही बिहार में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहारी इम्यूनिटी को नहीं बेध पा रहा है कोरोना वायरस। जितने भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उनमें से कोई भी मरीज आज आईसीयू में नहीं है, कोई भी वेंटिलेटर पे नहीं है, और कोरोना वायरस जो है उनकी इम्यूनिटी से संघर्ष कर रहा है। लेकिन इम्यूनिटी, एक बिहारियों की जो इम्यूनिटी है वो उनके खिलाफ संघर्ष में बहुत मजबूत साबित हो रही है। साथियों, रेणु महिला अंचल में बिहार की गरीबी, जहालत सबके बारे में लिखते हैं। आज भी देखा जाए तो बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है। पूरे भारत की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार की अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद कोरोना संकट के हम लोग सामना कर रहे हैं। इसमें मुझे अचानक याद आती है रेणु, जब हम लोग जेएनयू में हम लोगों ने पढ़ा था तो एक अचानक मुझे याद आ गया कि रेणु एक जगह लिखते हैं कि कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, भीगी हुई धरती पर लेटा निमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है कैसे। ये एक बिहारी इम्यूनिटी सिस्टम का काल है, जिसके तरफ जो महिला आंचल का जो नायक है प्रशांत, वह कह रहा है कि आखिर क्या कारण है कि भीगी हुई ज़मीन पर लेटा हुआ निमोनिया का मरीज मरता नहीं है, जी जाता है। और साथियों, मैं उसी जो जहां रेणु ने इस बात का जिक्र किया है, मैं उसी जो महिला अंचल के उन्हीं अंशों का पाठ करूंगा आपके सामने, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेणु ने महिला अंचल जो संस्करण मेरे पास है महिला अंचल का, उसके पेज नंबर 228 में लिखते हैं कि भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो या कभी विद्रोह नहीं करे, ऐसी आशा करना ही बेवकूफ़ी है। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। यह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर यह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार क्षुधितों को अनुशासन में बांध रखा है। क्यों आखिर तमाम तरह की कमियों, सरकारी उदासीनताओं के बावजूद अगर बिहार के लोग अनुशासित हैं, विद्रोह नहीं कर रहे हैं, तो उसी के तरफ रेणु ध्यान दिला रहे हैं आम जनता का। रेणु आगे लिखते हैं कि कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, भीगी हुई धरती पर लेटा निमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है कैसे। यहाँ विटामिनों की किस्में उनके अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बंटवाने वालों की बुद्धि पर तरह खाने से क्या फ़ायदा। मच्छरों की तस्वीरें, इससे बचने के उपायों को पोस्टरों पर चित्रित करके अथवा मैजिक लालटेन से तस्वीरें दिखाकर मलेरिया की विभीषिका को रोकने वाले किस देश के लोग थे। यहाँ तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं, पूर्णिया जिला को लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम करते हैं। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा दे 4 हाथ मुंड, बाप रे। कोरोना को लेकर भी बिहार में तमाम तरह के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि कोरोना वायरस तो है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। रेणु लिखते हैं कि डीडीटी और मशहरी मच्छरदानी को कहते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर में बिना कहा जाता है कि अगर बिना मच्छरदानी लगाए रात में सो गए तो मच्छर उठा कर ले जाएंगे। रेणु लिखते हैं कि डीडीटी और मशहरी की बात तो बहुत बड़ी हुई, देह में कड़वा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में गण्य है।
तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं। स्वर्ग की परियां तेल फुलेल लेकर पुण्य करने वालों की सेवा करती हैं। रेणु कहना चाहते हैं कि डीडीटी और मुशहरी भी गरीब लोगों को नसीब नहीं है। और तेल लगाना तो एक तरह से कड़वा तेल, सरसों का तेल लगाना तो एक तरह से स्वर्गीय भोग विलास की तरह है। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रखती है। मिट्टी ही इनकी दवा है, मिट्टी ही इनका भोजन है, मिट्टी ही इनकी सभी बीमारियों का कारण भी है, तो मिट्टी ही इनके सभी बीमारियों का निवारण है। मुझे याद है पहले अगर खुरपी से, हंसुआ से अगर किसी का कुछ कट जाता तो वह उस पर मिट्टी लगा लेता, धीरे धीरे उसी से ठीक कर लेता था। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रखती है। शस्य श्यामला सुजला सुफला इनकी माँ नहीं। अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। साथियों, रेणु अब जमींदारी प्रथा के बारे में इशारा कर रहे हैं। पूरे भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान यह बहुत बड़ी मांग थी कि जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया जाएगा। बिहार में भी जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए कानून तो पास कराया गया, लेकिन उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह ने, उन्होंने नई नई तरकीबें निकालकर एक तरह से जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह लागू नहीं होने दिया। या यूँ कहें कि जमींदारी व्यवस्था लागू हो भी गई तो उसके जो फ़ायदा होता, जो आम जनता को लाभ होता, उस लाभ को नहीं बिहार की जनता को नहीं लेने दिया। रेणु उसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जिलाए रखती है। शस्य श्यामला सुजलाम सुफलाम इनकी माँ नहीं। अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। कानून बनने से पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। बिहार की तत्कालीन सरकार जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में चल रही थी, उस सरकार ने जमींदारी कानून को लागू करने से पहले ही उसके तोड़ निकाल लिए थे और रेणु उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज सही बुद्धि है। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज सही बुद्धि है, और यह बुद्धि उस समय के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को आती थी। और लोग तो बकवास करते हैं, बुद्धि विभ्रम रोग से पीड़ित हैं। जिसके पास हजारों बीघे ज़मीन है वह 5 बीघे ज़मीन की भूख से छटपटा रहा है। बेजमीन आदमी आदमी नहीं, वह तो जानवर है। रेणु कहते हैं कि यह तो रोग कोई रोग नहीं है, रोग तो उनका बड़ा है जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन पहले से है, लेकिन 5 एकड़ और दूसरे की ज़मीन छीन लेने के लिए वो व्याकुल हैं, पागल हैं। दिन रात तरकीबें सोच रहे हैं कि कैसे दूसरे की ज़मीनें छीन ली जाएं, और उनकी छटपटाहट उन्हें सोने नहीं देती है। बेजमीन आदमी, जिसके पास ज़मीन नहीं है, रेणु कहते हैं कि वह आदमी कहाँ, वह तो जानवर है। डॉक्टर ममता को लिखता है, जो महिला आंचल उपन्यास का नायक है प्रशांत, जो मेरीगंज में डॉक्टर बन के आया है, और अपनी ममता जो एक नायिका है, ममता को लिखता है मेरीगंज के लोगों के बारे में, अर्थात बिहार के लोगों के बारे में, कि तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये समझ नहीं सकते, तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकती, तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते, तुम जो पहनती हो ये नहीं पहन सकते, तुम जैसे सोती हो, बैठती हो, हंसती हो, बोलती हो, ये वैसा कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो? यह आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। प्रशांत सोचता है कि वह तो आदमी का डॉक्टर है। फिर यदि ये मेरीगंज के लोग जो आदमी नहीं है, तो फिर वह किसका इलाज करने आया है? वह बार बार सोचता है कि वह आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं।
टेस्ट ट्यूबों में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों के सीरम को अलग अलग ज़रूरतें हैं। डॉक्टर आदमी के खून वाले ट्यूब को हाथ में लेकर जरा और ऊपर उठाकर गौर से देखता है। वह जानना चाहता है, देखना चाहता है कि इन इंसानों और जानवरों की रक्त कणिका में कितना विभेद है, कितना सामंजस्य है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूबों में अब कोई आकर्षण नहीं। क्या करेगा यह संजीवनी बूटी खोज कर? दरअसल प्रशांत मेरीगंज में मलेरिया का इलाज ढूंढने आया है, मलेरिया पर रिसर्च करने आया है। उसे लगता है कि अगर मलेरिया का इलाज ढूंढ भी लिया तो क्या कर लेगा यहाँ के लोगों को, मेरीगंज के लोगों को। और भी 50 तरह की बीमारियाँ हैं, 50 तरह की तकलीफ़ें हैं। अगर एक मलेरिया के तकलीफ़ की दवा अगर ढूंढ भी लेगा तो उसे क्या कर लेगा, कितना इनकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा, क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलेग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। प्रशांत कहता है कि भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है कि मैलेग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट के तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। यह नए संसार के लिए इंसान को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसने ममता को लिखा। आगे फिर वह चिट्ठी लिखता है डॉक्टर प्रशांत कि यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की ज़िंदगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की ज़िंदगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, अधूरे अरमानों को बटोरकर यहाँ के प्राणी के जीव कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में त्रिवेणी के संगम पर, अरुण तिमूर और सुनकोशी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वतोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती कोशी कवलित मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मकई के खेतों में घास गरती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी, मोती जैसे सफ़ेद दांतों की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया है, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया है, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मेरीगंज के लोगों के आया है डॉक्टर प्रशांत आया है मलेरिया पर रिसर्च करने के लिए, और वह देखता है कि यहाँ के लोगों की जो मुख्य समस्या है वह गरीबी और जहालत। इस रोग के 2 कीटाणु हैं। एनोफिलीज से भी ज़्यादा खतरनाक, एनोफिलीज मतलब मलेरिया का मच्छर से भी ज़्यादा खतरनाक, सैंड फ्लाई से भी ज़्यादा जहरीले हैं यहाँ के। नहीं, शायद यह कालीचरण की तरह तुलनात्मक उदाहरण दे बैठेगा। दरअसल प्रशांत उदाहरण देना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ की समस्याओं के लिए कोई सटीक उदाहरण है ही नहीं। कालीचरण जो मैला आंचल उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है, उसके बारे में जिक्र करते हैं
कि कालीचरण किसानों के बीच भाषण दे रहा था। ये पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह शोषक हैं। ये पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह शोषक हैं। खटमल इसीलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है, और जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर यानी कि मच्छर। कालीचरण जमींदारों और व्यापारियों को खटमल और मच्छर की तुलना करते हैं। कहते हैं इसलिए कहते हैं कि मारवाड़ियों के नाम के साथ खटमल मल शब्द लगा रहता है, झावर मल, शावर मल। और कहते हैं कि जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर अर्थात मच्छर, मच्छर का बिगड़ा हुआ रूप मिस्टर। दरार पड़ी दीवार, यह गिरेगी, इसे गिरने दो, यह समाज कब तक टिका रह सकेगा। कविवर हंस कुमार तिवारी की कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं तो चिंगारी दे दूंगा। गुलमोहर आग का फूल, सारी कुरूपता जल रही है। लाल लाल कमल, कमला नदी के गड्ढे में कमल की अर्धमुंदी कलियां अपने कोप में नई जिंदगी के पराग भरकर खिलना ही चाहती है। ओ तुम कमला, इतनी रात में अकेली आई हो। डॉक्टर बोलो, सच बोलो, मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूँ, तुमको क्या हो गया है। कमला जो मेरीगंज की एक पात्र है, वह डॉक्टर से मिलने आई है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर बोलो, सच बोलो, मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूँ, तुमको क्या हो गया है। क्या तुम्हें भी अब डर लगता है, सिर चकराता है। देखो, कान के पास गर्मी सी मालूम होती है, दुनिया घूमती सी मालूम पड़ती है। डॉक्टर कमला की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखुड़ियों का कमनीय स्पर्श। कमला, मैं कमला की गोद में हूँ, मुझे नींद लग न जाए, मुझे उठकर बैठ जाना चाहिए। मेरी मंजिल। कमला, चलो तुम्हें पहुँचा दूँ, लेटे रहो। ओ मौसी, तुम आ गई। प्यारू कहता है, कल सुबह से ही सिर्फ चाय पीकर हैं तो सिर नहीं चक्कर देगा। प्यारू जो उनका डॉक्टर है, वह कहता है कि सिर चक्कर नहीं देगा। डॉक्टर प्रशांत यहाँ जो कि आया है मलेरिया का इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन जब वह यहाँ की स्थितियों से जब उसका सामना होता है तो वह एक तरह से वह अपनी मानसिक स्थिति खोता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वह कहता है कि मैं तो इंसानों का डॉक्टर हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो तो इंसान है ही नहीं। अगर इनके शहरों में रहने वाले लोगों से इनकी तुलना की जाए, जैसा कि ममता को लिखता है, तो ये लोग या तो इनको इंसान कहें या तो उनको इंसान कहें। और वह बार बार इंसान और जानवरों के खून के जो सैंपल लिए गए हैं उन दोनों को मिलाता है, देखता है कि क्या इन दोनों के खून में भी समानताएं हैं, और इसके बावजूद भी लिखता है कि निमोनिया का मरीज मरता नहीं, जी जाता है। साथियों, आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ किसी एक और साहित्यकार को आपके साथ शामिल किया जाए। द हिंदी प्लस एक ऐसा वेब डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को एक मंच प्रदान करती है। इसके संस्थापक पंकज कुमार हैं। पंकज जी रौनाज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक मीडिया कंपनी चलाते हैं। ये पुराने पत्रकार रहे हैं और बड़े जो जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़ और इस तरह से कई BBC जैसे कई प्रसिद्ध मीडिया संस्थानों में इन्होंने काम किया है, और अभी द हिंदी प्लस माध्यम के साथ वे
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास, उनके परिष्करण और प्रवर्धन में लगे हुए हैं। नमस्कार।